और ये दूसरी जो जजमेंट आई है वो एक क्रिमिनल अपील नंबर 1592 ऑफ 2022 की है, जो कि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। और इसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस विजिलेंस एंटी करप्शन डिंडीगुल एक जगह है, वहाँ रिस्पोंडेंट है। यहाँ पर इनको रिस्पोंडेंट बनाया गया। तो यहाँ पर अपीलेंट को कन्विक्शन हो गया था अंडर सेक्शन 7 एंड सेक्शन 13 सब पार्ट 2 रीड विद सेक्शन 13 सब पार्ट 1D ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट। इसमें यहाँ पर उनको कन्विक्शन हो गया था यहाँ, लेकिन नीचे की कोर्ट्स के ऑर्डर्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स भी दे रखी हैं और एक्ट के अकॉर्डिंगली डिमांड को भी प्रूव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो केस था वो ये था कि अपीलेंट एक सब रजिस्ट्रार की पोस्ट पे काम करते थे, तो इन पर जो चार्जेस फ्रेम हुए थे कि इन्होंने 500 रुपीज का जो डिमांड है वो लिया है फ्रॉम द कंप्लेनेंट, जो कि अपना जो सेल डीड को रजिस्टर करवा रहे थे। तो लेकिन कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट डाली थी और उसके बाद जो ट्रैप किया गया था, फिर उसके ट्रैप करने के बाद चार्जेस फ्रेम हुए थे। और लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो कंप्लेनेंट ने थोड़ा कंप्लेनेंट हॉस्टाइल हो गए, और फिर शैडो विटनेस थे, उनका भी जो है टेस्टिमनी पर कोई मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद भी कन्विक्शन हो गया। अब चैलेंज, ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज ये था कि जो ट्रायल कोर्ट है उसमें जो चार्जेस फ्रेम हुए थे वहाँ पर एरर्स की गई है, क्योंकि जो डिमांड थी वो उसमें क्लियरली मेंशन नहीं किया कि कब डिमांड की गई। तो यहाँ पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही माना कि जो एरर्स होती हैं, ओमिशन ऑफ चार्जेस होती हैं, तो उसके अफेक्ट पड़ सकता है ट्रायल से, क्योंकि डिलेनेस भी हो सकती है और उससे जो अक्यूज्ड को अक्यूटल भी हो सकता है। तो लेकिन इसलिए नीचे की कोर्ट्स को काफी सतर्क रहना चाहिए जब चार्जेस है वो फ्रेम करें तो लेकिन इस सारे पैरामीटर्स को देखते हुए अपीलेंट को अक्विटल कर दिया। थोड़ा सा हम इस पर डिटेल में चलते हैं। यहाँ पर कन्विक्शन थी सेक्शन 7 और सेक्शन 13 सब पार्ट 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और अंदर रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ it। तो यहाँ पर 1 ईयर की सेंटेंस और फाइन जो है 2000 रुपीज अवार्ड किया गया था। हाईकोर्ट की जजमेंट को यहाँ पर ने कन्विक्शन को कंफर्म कर दिया था। अब यहाँ पर फैक्चुअल पार्ट ये था कि अपीलेंट एक सब रजिस्ट्रार की पोस्ट पे काम करते थे तमिलनाडु में। तो यहाँ पर कंप्लेनेंट ने एक लैंड थी जो 16.05 सेंट की थी, तो उनके अकॉर्डिंगली सेल डीड थी वो प्रेजेंट की गई थी अपीलेंट को, जो कि सब रजिस्ट्रार थे कंसर्ट ऑफिस में। कंप्लेनेंट और अपने वेंडर्स थे वो प्रेजेंट थे। उसके बाद एक सेल डीड टाइप कराई स्टैम्प पेपर ऑफ 880 में, फिर 190 रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी दिए सेल डीड को, और सेल अमाउंट लेने के बाद इशूड बाय द अपीलेंट। और फिर उसके बाद 16 जुलाई 2004 को कंप्लेनेंट ने विजिट किया अपीलेंट ऑफिस, तो उन्होंने कहा कि FMV स्केच भी चाहिए कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिस से, और अकॉर्डिंगली कंप्लेनेंट के मुताबिक 31 जुलाई 2004 को स्केच था वो प्रोड्यूस किया गया। उसके बाद स्केच प्रोड्यूस करने के बाद अपीलेंट ने इन्फॉर्म किया कि वो साइट विजिट भी करेंगे। फिर उसके बाद साइट कंप्लेनेंट ने ट्रांसपोर्ट अरेंज किया और साइट विजिट करवाया अपीलेंट को। उसके बाद जो कई जो ट्रीज थे लैंड पे थे, अपीलेंट ने इंस्ट्रक्ट किया कि आप TOPO स्केच है वो कंसर्न ऑफिस से लेकर आए, और कि वो ये बताए कि जो लैंड जो है वो सेल की वो कल्टिवेबल है। उसके कंप्लेनेंट ने रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स है वो दे दिए 6 अगस्त 2004 को 11:30। उसके बाद अपीलेंट अकॉर्डिंगली कंप्लेनेंट के मुताबिक उनसे डिमांड की गई ग्रेटिफिकेशन 500 रुपीज की फॉर रजिस्टर्ड सेल डीड हैंडल मत देने के लिए। और फिर लेकिन जो कंप्लेनेंट है वो ग्रेटिफिकेशन नहीं देना चाहते थे, तो 11 अगस्त 2004 को कंप्लेंट फाइल की इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड एंटी करप्शन यूनिट में। और उसके बाद 12 अगस्त को ट्रैप किया गया, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। उसके बाद ट्रैप 13 अगस्त को भी किया गया, वो जो कि सक्सेसफुल है। फिर जो एक शैडो विटनेस है, एक PW3 का नाम बताया, तो उन्होंने अपीलेंट को अपीलेंट जो है वो रेड हैंडेड पकड़े गए, जो ब्राइब लेते हुए पकड़े गए। और फिर प्रोसिक्यूशन 12 विटनेस एग्जामिन किए, जिसमें PW1 थे जो कि सैंक्शन ऑर्डर था, और PW2 थे जो कंप्लेंट थे, PW3 शैडो विटनेस थे। कोई अदर विटनेस नहीं रेलिवेंट नहीं था जो कि प्रूव कर सके कि अलेज्ड डिमांड जो है अपीलेंट ने की थी। और कंप्लेनेंट PW2 ने भी सपोर्ट नहीं किया प्रोसिक्यूशन ने, और वो हॉस्टाइल हो गए। उसके बाद अपीलेंट ने डिफेंस विटनेस है वो अपने एग्जामिन करवाए और सबमिशंस अपने सबमिशंस दिए, और दोनों पार्टीज ने सबमिशंस देने के बाद जो कोर्ट ने अपना रिक्वाया कि एक सेटल लॉ है कि
सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के मुताबिक प्रूफ ऑफ डिमांड ऑफ ग्रेटिफिकेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रांट ग्रेटिफिकेशन जो है इज द साइन क्यू नॉन है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने नीरज दत्ता की जो जजमेंट आई थी उसमें ये बताया था कि जो प्रजम्पशन जो है अंडर सेक्शन 20 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इन्वोक हो सकता है अगर प्रूफ्स ऑफ द फैक्ट इन इशू जो है नेमली डिमांड ऑफ ग्रेटिफिकेशन जो है एंड एक्सेप्टेंस देयर ऑफ जो है उससे वो प्रूव हो जाए। तो यहाँ पर बताया कि जो PW2 ने सपोर्ट नहीं किया प्रोसिक्यूशन को और कुछ भी ऐसा नहीं बताया एग्जामिनेशन चीफ में कि जो डिमांड थी अपीलेंट ने किस तरीके से की थी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिन्हें भी क्रॉस एग्जामिन किया था PW2 को और विटनेस ने ये कहा कि कोई डिमांड जो ब्राइब थी वो अपीलेंट ने नहीं की थी। तो उनके मुताबिक सिर्फ एक कंप्लेंट थी वो जो फाइल की थी कि जो सेल डीड है वो डिले की जा रही है, सेल डीड नहीं दी जा रही है। और PW2 ने एक्सेप्ट भी किया था कि उन्होंने कंप्लेंट दी थी लेकिन इन द क्रॉस एग्जामिनेशन लेकिन उसे उन्हें कन्फ्रंट नहीं किया गया। मटेरियल पोर्शन था जो कंप्लेंट में जो कि उन्होंने बताया था कि किस तरीके से एलेज डिमांड की गई थी। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने को यहाँ कन्फ्रंट करना चाहिए था विटनेस को जो कि उन्होंने जो पहली जो स्टेटमेंट थी कंप्लेंट में दी थी और प्रूव करना चाहिए था कि जो पार्ट ऑफ द कंप्लेंट जो है कंसर्न पुलिस ऑफिसर को दी थी जो कि उन्होंने रिड्यूस्ड इन राइटिंग में की थी। लेकिन यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये यहाँ पर लैप्स किया नहीं कि दी सॉरी लैप्स नहीं मतलब यहाँ पर बताया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने नहीं ये ऐसा कार्य किया। उसके बाद शेडो विटनेस थे PW3 एग्जामिनेशन चीफ में और फिर उनका PW3 ने भी कुछ नहीं बताया इसके बारे में कि अपीलेंट ने कोई स्पेसिफिक डिमांड और ग्रेटिफिकेशन जो दी थी इन हिज प्रेजेंस उनके प्रेजेंस में कि पब्लिक जो कंप्लेनेंट को दी मतलब के समक्ष उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी। तो सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट जो बताता है डिमांड ऑफ द ग्रेटिफिकेशन जो कि प्रूव करना होता है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। तो यहाँ पर सेक्शन 7 जो है एग्जिस्ट के बारे में थोड़ा सा बताया गया उन्होंने और जो अगर ग्रेटिफिकेशन और एक्सेप्टेंस जो है अगर प्रूफ होती है तब प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 20 भी तभी इन्वोक किया जा सकता है। तो डिमांड जो है मस्ट बी डिमांड एक मोटिव होना चाहिए और रिवार्ड होना चाहिए इन डूइंग सच एन एक्ट और तो इसको फिर प्रिजम्पशन को रिबूट भी कर सकता है बाय द अक्यूज्ड। तो यहाँ पर अफेक्ट यही बताया कि जो फ्रेमिंग ऑफ द प्रॉपर चार्ज नहीं किया गया था। चार्ज में ये सारा पूरा बताया कि यहाँ पर सब रजिस्ट्रार पर काम कर रहे हैं इतनी देर से इतनी देर और इन्होंने परचेज की थी लैंड सो एंड सो और फिर डिमांड की थी 500 रुपया फ्रॉम सो एंड सो ग्रेटिफिकेशन अदर देन द लीगल रिम्यूनरेशन। तो यहाँ पर डेट वगैरह जो डेट्स और डिटेल्स हैं वो नहीं बताई थी कि इसलिए स्पेसिफिक चार्ज जो है वो बताया गया था 6 एंड 13 अगस्त 2004 को। एक्सेप्टेंस जो थी 13 अगस्त 2004 को। तो सेक्शन 464 CRPC ये बताता है कि अगर कोई ओमिशन होती है चार्ज या कोई एरर होती है वो फैटल नहीं हो सकती अनलेस अगर कोर्ट के ओपिनियन में हो कि अगर फेलियर ऑफ जस्टिस जो है वो ओकेजन होता हो इसके बारे में। तो यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन का PW3 का और अदर प्रोसिक्यूशन विटनेस जो एडवोकेट जो अपीलेंट थे वहां से ये लिखते ये पता चलता है कि अपीलेंट को पूरा पता था कि प्रोसिक्यूशन केस के बारे में कि फर्स्ट अलेज जो डिमांड थी 6 अगस्त 2004 को थी सब्सिक्वेंट जो हुई 13 अगस्त 2004 को। लेकिन कोई ऐसा डाउट नहीं है कि जो ओमिशन टू फ्रेम चार्जेस हो और वट एवर जो चार्जेस जो फ्रेम किया वो अगर डिफेक्टिव है लेकिन ओमिशन और डिफेक्ट है अक्यूज्ड को प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए प्रेजुडाइज ना हो तो राइट ऑफ द डिफेंस इज कंसर्न। तो यहाँ पर ओमिशन टू फ्रेम चार्जेस जो है वो फैटल नहीं है। और यहाँ पर इस केस में ये बताया कि जो चार्ज जो फ्रेम थे वो बड़े कैजुअली फ्रेम किए गए। ट्रायल कोर्ट को मेटिकुलसली फ्रेम करने चाहिए थे चार्जेस को और इस केस में एरर ओमिशन जो है वो मे लीड्स टू एन एक्विटल और लेकिन और डिलेनेस हो सकती है ट्रायल में और ड्यू टू न ऑर्डर ऑफ रिमांड जो कि पास किया गया था अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ 464 CRPC। तो ये ड्यूटी भी होती है ट्रायल कोर्ट की इवन पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वो टू विजिलेंट होए और प्रॉपर चार्जेस अगर नहीं फ्रेम हो तो फिर वो कोर्ट पे अप्लाई करें और फ्रेम करें एप्रोप्रिएट चार्जेस को। इसलिए इसी सारे ग्राउंड्स पे जो अपील को अलाउ कर दिया उनकी जजमेंट थी वो ऐसे क्वैश कर दिया अपीलेंट को एक्विट कर दिया फ्रॉम द चार्जेस जो थे और उनका बेल बॉन्ड से उनको कैंसिल कर दिया। तो ये था इस वीडियो और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन में क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।